वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल वीसी पे। आइए दोस्तों, मौर्य वंश के बाद आज का जो हमारा पार्ट 2 है गुप्त वंश के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गुप्त वंश, तो गुप्त वंश के संस्थापक, उसमें कौन कौन से राजा हुए, उनके क्या खास बात थी, बेसिक बेसिक चीजें हम जान लेते हैं पहले फटाफट से एक बार। इसके बाद आप जो क्वेश्चन देखेंगे आपको फटाफट से वो सारे के सारे गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये टॉपिक। देखिए, गुप्त वंश की जो स्थापना थी दोस्तों, वो श्रीगुप्त नामक व्यक्ति ने की थी। मतलब जो इसका संस्थापक था गुप्त वंश का, वो था आपका श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त आए सबसे पहले संस्थापक के तौर पे। इसके बाद आए घटोत्कच। श्रीगुप्त के बाद कौन आए? घटोत्कच। घटोत्कच के बाद पहला जो प्रतापी शासक देखने को मिलेगा वो मिलेगा चंद्रगुप्त प्रथम। पहला प्रतापी शासक कौन देखने को मिलेगा? चंद्रगुप्त प्रथम। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी और गुप्त संवत की शुरुआत की थी। दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। और गुप्त संवत की शुरुआत भी किसने की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आइए आगे बढ़ते हैं। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आएंगे समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाएगा। समुद्रगुप्त की अगर हम बात करेंगे, इन्हें भारत का नेपोलियन कहते हैं। कविराज की संज्ञा दी गई है। एक प्रश्न पूछता है इतिहास में, चाहे वो कोई एग्जाम है, एसएससी हो, सेंट्रल का एग्जाम हो, स्टेट का एग्जाम हो, एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो ऐसा कौन सा शासक है जिसके सिक्के पर वीणा बजाती हुई मुद्रा दिखाई दी है? तो याद रखिएगा समुद्रगुप्त है। सिक्के पर वीणा को बजा रहा है क्योंकि ये संगीत प्रेमी था। ठीक है, समुद्रगुप्त क्या था? आपका संगीत प्रेमी था। ये देखिए अगला पॉइंट लिखा भी है कि यह विष्णु का उपासक था और इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए इसको दर्शाया गया है। ठीक है, इसके सिक्कों पर क्या है? वीणा वादन करते दर्शाया गया है। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। कविराज की संज्ञा दी गई है। विष्णु का उपासक था। इसके सिक्कों पर वीणा वादन करते हुए इसे दिखाया गया है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इनका जो दरबारी कवि था वो था हरिसेन। और हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से ही इन सब बातों की हमें जानकारी मिलती। जितनी भी बातें हमने अभी की ना यहाँ से यहाँ तक, वो हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से ही हमको देखने को मिलेंगी। समुद्रगुप्त के बारे में जितनी जानकारी होगी वो हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति से हमको देखने को मिलेगी। आफ्टर समुद्रगुप्त कौन आता है? चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि चीनी यात्री फाहियान इनके शासनकाल में भारत आया था। फाहियान, इसके पहले के पहले स्टार्टिंग वाले वीडियो में मैंने फाहियान के बारे में आपको बताया है। फाहियान और ह्वेनसांग, है ना? फाहियान आया है। उसके बाद चांदी के सिक्के चलवाएगा ये। महरौली में जो जंग रहित लौह स्तंभ है, महरौली आपका, ठीक है, यहाँ पे जो जंग रहित लौह स्तंभ है, इसका निर्माण भी किसने करवाया? चंद्रगुप्त द्वितीय जी के द्वारा करवाया गया था। आगे बात करते हैं कुमारगुप्त वन, या इन्हीं का दूसरा नाम है गोविंद गुप्त। तो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कौन आएगा? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का ही दूसरा नाम गोविंद है, गोविंद गुप्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय बनवाया। भारत में हम जिस प्राचीन सबसे फेमस विश्वविद्यालय की बात करते हैं वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन बनवाया? कुमारगुप्त प्रथम या गोविंद गुप्त, इन्हीं के दूसरा नाम था। इसी नालंदा विश्वविद्यालय को आगे चल करके दिल्ली सल्तनत में जो पहला वंश होता है आपका गुलाम वंश या ऐबक वंश, उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति बख्तियार खिलजी, वो बख्तियार खिलजी आकर के इसको नष्ट कर देगा। क्लियर हुआ? फिलहाल ध्यान रखिए, कुमारगुप्त वन या गोविंद गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई। अगला है दोस्तों स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त के बाद अगला व्यक्ति कौन आएगा? स्कंदगुप्त आएगा। स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। स्कंदगुप्त को कुछ खास नहीं है, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाएंगे। और इस वंश के अंतिम शासक होंगे विष्णुगुप्त। ये भी आपसे पूछता है कई बार, गुप्त वंश से आपको एक दो क्वेश्चन पूछा है सीक्वेंस जमाने के लिए। सारे राजाओं के नाम आगे पीछे दे देगा, स्टार्टिंग से लेके अंत तक आपको जमाना है। तो स्टार्टिंग 2-3 याद रख लीजिए और अंत के 2 याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। अंत में कौन आया? विष्णुगुप्त। अब देखिए मैंने कुछ यहाँ प्रमुख रचनाएं लिखी हुई हैं, ये मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये हर एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं हमेशा आपको ये जो मिलेगी ना, ये आपको जोड़ी बनाव में मिलेगी। जैसे विष्णु शर्मा, सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की है पंचतंत्र। ये पंचतंत्र का रचना किया विष्णु शर्मा ने। इसी का फारसी भाषा में अनुवाद कराया अबुल फजल द्वारा। ये आपका सीजी टेट का प्रश्न है। एज इट इज सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन में एक प्रश्न था आपका कि पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया। ऑप्शन थे 4-5, 4 उसमें आपका सही आंसर क्या था? अबुल फजल। आर्यभट्ट का आर्यभट्टियम और सूर्य सिद्धांत याद रखना है आपको। आर्यभट्ट से आर्यभट्टियम याद रहेगा। सूर्य सिद्धांत प्रश्न आया हुआ है सीजी टेट में कि आर्यभट्ट की रचना क्या थी? सूर्य
सिद्धांत। अगला है दोस्तों वरामिहिर। वरामिहिर का है वृहत संहिता। वरामिहिर का क्या है? वृहत संहिता। पलकांव का क्या है? हस्तायुर्वेद। पलकांव का क्या है? हस्तायुर्वेद। शूद्रक का है मृच्छकटिकम। शूद्रक का क्या है? मृच्छकटिकम। कालिदास का है, कालिदास की बहुत सारी फेमस रचनाएं हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवन, मेघदूतम और मालविकाग्नि मित्रम। इसके अलावा दोस्तों एक दो और है जिसको मैंने यहाँ पे नोट नहीं कर पाया है। जैसे एक है आपका ब्रह्मगुप्त का खंड खांडव्य। ब्रह्मगुप्त की रचना है खंड खांडक्य। ब्रह्मगुप्त की रचना है खंड खांडक्य। और भास्कर की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। यहाँ पे आपको एक दो और नाम मिलेगा, जैसे भास्कर, ठीक है। और भास्कर की रचना है, ठीक है, भास्कर की रचना है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, ठीक, आप इसको लिख लीजिएगा। भास्कर की रचना क्या है? सिद्धांत शिरोमणि। अच्छा, एक प्रश्न और यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि जो आपका गुप्त वंश है, गुप्त वंश का जो प्रशासन है, इसकी जानकारी किस किताब में मिलेगी? ये आपका सीजी टेट में प्रश्न पूछा हुआ है कि गुप्त वंश के प्रशासन की जानकारी किस किताब में मिलेगी? तो गुप्त वंश के प्रशासन की जानकारी मिलेगी नीति सार में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। गुप्त वंश की जो प्रशासन की जानकारी है वो मिलेगी नीति सार नामक पुस्तक में, जिसको लिखा है कामंदक ने। कामंदक एक व्यक्ति थे, कामंदक। कामंदक द्वारा रचित नीति सार में गुप्त काल के दौरान हुई प्रशासन या उनके शासन की सुंदर जानकारी का वर्णन किया गया है। कामंदक का नीति सार। आइए लास्ट पॉइंट बचा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं। मंदिर निर्माण, देखिए गुप्त काल के दौरान ही मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ। याद रखिएगा, भारत के अंदर जो मंदिर बने हुए हैं, जैसे आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इन सारे मंदिरों का जो डिजाइन वगैरह है, मंदिर निर्माण कला, वो गुप्त काल में ही विकसित हुई। क्लियर हुआ? और अंतिम पॉइंट है, इसी कारण, इन सब सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, गुप्त काल को पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके, मौर्य, गुप्त, वन, कुछ भी ऑप्शन दे देगा, पूछेगा किसके काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। क्लियर हुआ? आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मोस्ट ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। बहुत मेहनत लगी दोस्तों इसके पीछे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है वो है आपका इकाई 4। इकाई 4 में क्या है आपका? भक्ति और सूफी संत। तो भक्ति और सूफी संत थोड़ा बड़ा वीडियो बन सकता है, 15-20 मिनट का, या 10-15 मिनट में भी कवर हो सकता है। जितने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आज तक एग्जाम में आए हुए हैं या जो आ सकते हैं या जो अदर बुक्स से कंटेंट मिल सकता था, मैंने सारी चीज़ों को कलेक्ट करके उसका वीडियो भी बना दिया है। आपको 1-2 दिन के अंदर वो वीडियो भी बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। जिसकी और वीडियो कंटेंट आपको अगर और चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, स्टडी सर्कल वीसी पे। वहाँ पे जा करके आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको अवेलेबल बहुत जल्दी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।